हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों पर। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 8। इससे पहले मैं 7 लेक्चर डिस्कस कर चुका हूं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के। तो टुडे इज माय लेक्चर नंबर 8 ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 8 ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 8, लेक्चर 7 तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस किया था। Is that clear to all of you? Today is my lecture in which I am going to discuss about the chromosomal theory of inheritance and linkage. तो first of all I am going to discuss in detail about the chromosomal theory. ध्यान दीजिएगा प्लीज मेरी बात का। तो एग्जैक्टली हुआ क्या? मेंडल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और मेंडल ने मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, डाईहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, जो कि मैं आपको अपने अर्लियर लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद मेंडल ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए जिनको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे मेंडल के। इज दैट क्लियर? मेंडल ने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया बिटवीन 1856 से 1863 और पहली बार अपने एक्सपेरिमेंट को पब्लिश किया 1865 में। लेकिन वो उस एक्सपेरिमेंट को इतना वाइडली पब्लिश नहीं कर पाया, इसलिए मेंडल्स को वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो मेंडल के बहुत सारे ड्रॉबैक थे, कुछ ड्रॉबैक भी थे और मेंडल्स के सक्सेस के भी कुछ रीजंस थे। अबाउट द सक्सेस ऑफ मेंडल एंड अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडल आई ऑलरेडी डिस्कस इन माय प्रीवियस लेक्चर, जो कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। तो मेंडल के ड्रॉबैक में से एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था क्या? मेंडल ने बताया कि समथिंग पासिस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन दैट ही कॉल्ड फैक्टर। मेंडल ने फैक्टर का नाम दिया। मेंडल डिड नॉट नो अबाउट द जीन। मेंडल को फिजिकल आइडेंटिटी ऑफ फैक्टर के बारे में नहीं पता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे माइक्रोस्कोपिक लेवल इतना हाई नहीं था। तो ड्यू टू द लैक ऑफ माइक्रोस्कोपिक लेवल मेंडल डिड नॉट नो अबाउट द फिजिकल आइडेंटिटी ऑफ फैक्टर और फिजिकल आइडेंटिटी ऑफ जीन। इज दैट क्लियर? ये मेंडल का एक ड्रॉबैक है, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था मेंडल का कि मेंडल ने फैक्टर तो बोला, उसने बोला समथिंग पासिस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ही कॉल्ड फैक्टर, बट वो उसकी फिजिकल आइडेंटिटी के बारे में नहीं बता पाया। बाद में क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई। क्रोमोसोम की डिस्कवरी के बाद माइटोसिस, मियोसिस, ये सारे प्रोसेस को ऑब्जर्व किया गया। इज दैट क्लियर? तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ माइटोसिस, मियोसिस, क्रोमोसोम, इन सारी चीजों को डिटेल में स्टडी करने के बाद मेंडल के प्रिंसिपल्स को रिलेट किया गया क्रोमोसोमल थ्योरी से। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यू ऑलरेडी नो अबाउट, यू मस्ट नो अबाउट दिस कि जो फैक्टर्स होते हैं उनको जीन कहते हैं। और जीन क्या है? जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन इज व्हाट? जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए के एक सेगमेंट को जीन कहते हैं। और ये जीन कहाँ लाई करता है? दिस जीन लाई ऑन क्रोमोसोम। किस पे लाई करता है? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में, राइट? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रोमोसोम कैन ओनली ऑब्जर्व। सेल डिवीजन के टाइम पे ही क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? सेल डिवीजन के दौरान ही आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक मेच्योर सेल में आप क्रोमोसोम को ऑब्जर्व नहीं करते हैं। मेच्योर सेल्स में क्रोमोसोम जो होते हैं वो डीकंडेंस हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। तो मेच्योर सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम्स की आइडेंटिटी आपको नजर नहीं आती है। क्रोमोसोम्स की आइडेंटिटी को ऑब्जर्व करने के लिए, क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व करने के लिए यू नीड टू ऑब्जर्व द सेल डिवीजन, यू नीड टू ऑब्जर्व द माइटोसिस एंड मियोसिस। इज दैट क्लियर? तो माइटोसिस एंड मियोसिस की डिस्कवरी के बाद क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी पॉसिबल हो पाई। क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है? क्रोमो मीन्स कलर, सोम मीन्स बॉडी। तो कलर बॉडी, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, कलर बॉडी होता है। इज दैट क्लियर? तो क्रोमोसोम की डिस्कवरी के बाद, क्रोमोसोम्स की स्टडी के बाद मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को क्रोमोसोम्स की थ्योरी से रिलेट किया गया। किसको? क्रोमोसोम्स की थ्योरी। क्रोमोसोम्स की थ्योरी के पॉइंट्स, राइट, आप ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। कि क्रोमोसोम जो होता है एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें जीन्स जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उसमें डीएनए जो है टाइटली पैक्ड होता है। किसमें? क्रोमोसोम्स में। और टोटल ह्यूमन बीइंग में जो क्रोमोसोम्स हैं वो 23 पेयर हैं, जिसमें से एक सेक्स
एक सेक्स क्रोमोसोम है, 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम एंड बाकी 22 पेयर ऑटोसोम्स. ऑटोसोम्स आर कॉमन इन बोथ मेल एज वेल एज इन फीमेल, बट द सेक्स क्रोमोसोम आर डिफरेंट, वेरी करते हैं. मेल में सेक्स क्रोमोसोम्स XY होता है, फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम XX होता है. और क्रोमोसोम्स पे जो जीन लाई करते हैं वो बॉडी के अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं. इज दैट क्लियर? सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं बॉडी के अंदर वो क्रोमोसोम्स उनको जो है क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उनको जो है कंट्रोल करते हैं. तो क्रोमोसोम्स की थ्योरी को मेंडेलियन प्रिंसिपल से जोड़ा गया, राइट. मेंडेलियन प्रिंसिपल के साथ यूनाइटेड किया किसने? सटन ने. बोवरी एंड सटन ने थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी, ये जो हमारा मैं यहाँ पे हेडिंग लिखी है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, राइट, इसके बारे में बता रहा हूँ. तो सटन एंड बोवरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को इंडिपेंडेंटली प्रपोज किया, इंडिपेंडेंटली. लेकिन सटन ने बाद में क्रोमोसोमल की थ्योरी को रिलेट किया मेंडेलियन प्रिंसिपल से, राइट. तो इसलिए हम क्रोमोसोम की थ्योरी को, जो थ्योरी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को पैरेलल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं. इसको पैरेलल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम के बारे में आप सभी को पता है, आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं. जो क्रोमोसोम्स के जो पॉइंट्स है, क्रोमोसोम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्होंने राइट किससे कनेक्ट किया? इन्होंने मेंडेलियन प्रिंसिपल से कनेक्ट किया. इन्होंने ऑब्जर्व की सिमिलैरिटीज बिटवीन मेंडेलियन प्रिंसिपल एंड द क्रोमोसोम. किसने यूनाइट किया इसको? सटन ने. किसने? सटन ने. सटन एंड बोवरी दोनों ने क्रोमोसोमल थ्योरी को इंडिपेंडेंटली प्रपोज किया. लेकिन सटन ने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि जो मेंडेलियन प्रिंसिपल है उसको क्रोमोसोमल की थ्योरी से रिलेट कर दिया. इज दैट क्लियर? उसको क्रोमोसोमल की थ्योरी से रिलेट करके देखा, उसको उससे कनेक्ट करके देखा, और कनेक्ट करने के बाद कुछ पॉइंट्स, कुछ कंक्लूजन्स के फॉर्म में उसने अपने कुछ पॉइंट्स को मेंशन किया. उन पॉइंट्स को आप क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं. अभी डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. इज दैट क्लियर? तो मेंडल का एक ड्रॉबैक था कि वो जो है क्रोमोसोम को ऑब्जर्व नहीं कर पाया, वो फिजिकल आइडेंटिटी ऑफ फैक्टर के बारे में उसको नहीं पता था. ही डिड नॉट नो अबाउट माइटोसिस एंड इवन मियोसिस. उसको माइटोसिस और मियोसिस के बारे में भी नहीं पता था. एग्जैक्टली यहाँ पे एक दो पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं. पहली बार मेंडल को मेंडल ने क्या किया, 1856 से 1863 तक अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए. पहली बार उसने 1865 में अपने काम को पब्लिश किया, लेकिन वो इतना वाइडली पब्लिश नहीं हो पाया ड्यू टू सम अदर अननोन रीजन. इज दैट क्लियर? बहुत सारे रीजंस हैं उसके पीछे अननोन कि वो पब्लिश नहीं कर पाया उस टाइम पे. वो पब्लिश कर पाना बड़ा ही एक मुश्किल काम होता था. पहली बात तो ये. और दूसरा पॉइंट क्या है कि मेंडल के जो पब्लिश्ड जो डॉक्यूमेंट्स थे, पब्लिश्ड जो पेपर थे, राइट, उनको जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेवरिस. मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मेंडल के वर्क को रिडिस्कवर किया 3 साइंटिस्ट ने, डेवरिस ने, कॉरेंस ने एंड सैरमैक, डेवरिस एंड कॉरेन. इन तीनों ने मेंडल के वर्क को रिडिस्कवर किया 1900 में. उसमें से जो डेवरिस था उन्होंने फ्लोरा नाम की बुक में मेंडल के काम को पब्लिश किया. इज दैट क्लियर? मेंडल की डेथ के अप्रोक्सीमेटली 16 ईयर्स यानी कि 1864 में मेंडल वॉज डेड, और अप्रोक्सीमेटली 16 ईयर्स के बाद ही वुन दी नोबेल प्राइज. उसके काम को जो है रिकॉग्निशन मिली, उसने जो भी वर्क किया वो रिकॉग्निशन मिली आफ्टर हिज डेथ, आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ हिज डेथ, जस्ट बिकॉज ऑफ रीडिस्कवर. किसने रीडिस्कवर किया? क्रेडिट किसको जाता है मेंडल के काम को रीडिस्कवर करने का? कॉरेंस, डेवरिस एंड स्मैर्क. और डेवरिस ने तो मेंडल के काम को फ्लोरा नाम की एक मैगजीन में भी पब्लिश किया था. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फ्लोरा नाम की एक मैगजीन में पब्लिश किया डेवरिस ने. इज दैट क्लियर? तो वहाँ से मेंडल का वर्क पब्लिश होना चालू हो गया. इज दैट क्लियर? वहाँ से वाइडली पब्लिश होना स्टार्ट हो गया मेंडल के एक्सपेरिमेंट का. तो चलिए, ये तो बात हुई मेंडल्स के बारे में, उसके ड्रॉबैक के बारे में. मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया, क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई, क्रोमोसोम्स की थ्योरी आई, सटन एंड बोवरी ने इंडिपेंडेंटली क्रोमोसोम्स की थ्योरी को दिया. इज दैट क्लियर? मैं यहाँ पे नाम भी मेंशन कर देता हूँ. यहाँ पे सटन एंड बोवरी, ये दो डिफरेंट साइंटिस्ट थे. सटन एंड बोवरी इंडिपेंडेंटली proposed chromosomal theory of inheritance. क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली प्रपोज्ड किया. ठीक है, तो दोनों ने इंडिपेंडेंटली प्रपोज्ड किया क्रोमोसोम्स की थ्योरी को. बट जो सटन ने क्या किया? सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल एंड क्रोमोसोमल थ्योरी. मेंडेलियन प्रिंसिपल
मेंडेलियन प्रिंसिपल एंड क्रोमोसोमल थ्योरी। क्रोमोसोमल थ्योरी को सटन ने यूनाइट किया और यूनाइट करने के बाद दिस थ्योरी इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। now this theory called theory of inheritance, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसके बाद हम इसको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं, या दिस इज आल्सो बी नोन एज पैरेलल बिहेवियर बिटवीन chromosomes and the Mendelian principle, now called chromosomal theory of inheritance। अभी इसको chromosomal theory of inheritance कहते हैं हम, और इस चीज का जो क्रेडिट जाता है वो सटन एंड बोवरी को जाता है। अब सटन ने क्रोमोसोमल थ्योरी को यूनाइट किया मेंडेलियन प्रिंसिपल के साथ, उसके बाद हम इसको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। अब क्रोमोसोम की जो थ्योरी है वो मेंडेलियन प्रिंसिपल से कहाँ तक सिमिलर है, कहाँ तक मैच करती है, कहाँ तक कनेक्टेड है, राइट, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, देयर आर 7 पॉइंट्स, दीज पॉइंट्स आर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। किसके पॉइंट है ये? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन ऑल दीज पॉइंट्स। सो पॉइंट नंबर 1 देखिए, लाइक द इनहेरिटेड ट्रेट chromosomes retain their number, chromosomes retain their number, जो chromosomes है retain their numbers, structure and individuality throughout life and generation to generation, throughout life and generation to generation। तो पहला पॉइंट कि जैसे कि इनहेरिटेड ट्रेट्स जो होते हैं मेंडल के हिसाब से, जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं वो जो है अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करके रखते हैं, राइट, अपने नंबर्स को मेंटेन करके रखते हैं, स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं। ऐसे ही क्रोमोसोम्स भी अपने स्ट्रक्चर्स को, नंबर को और अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करते हैं थ्रू आउट लाइफ और फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे आप क्रोमोसोम्स को रिलेट करके देखिए मेंडेलियन ट्रेट्स से या मेंडेलियन फैक्टर से। जिस तरीके से मेंडेलियन ट्रेट्स या मेंडेलियन फैक्टर अपने नंबर्स, स्ट्रक्चर और अपनी इंडिविजुअलिटी को थ्रू आउट लाइफ मेंटेन करते हैं, इज दैट क्लियर, या जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन करते हैं क्योंकि वो जनरेशन टू जनरेशन भी पास होते हैं, सेम क्रोमोसोम्स का बिहेवियर भी सेम है। दैट्स व्हाई दिस थ्योरी इज कॉल्ड पैरेलल बिहेवियर, राइट, पैरेलल बिहेवियर विद मेंडेलियन प्रिंसिपल, मतलब क्रोमोसोम्स का पैरेलल बिहेवियर होता है मेंडेलियन प्रिंसिपल के हिसाब से। तो जिस तरीके से ट्रेट अपने स्ट्रक्चर्स, नंबर और इंडिविजुअलिटी को पूरी लाइफ रिटेन करते हैं, इज दैट क्लियर, और जनरेशन टू जनरेशन रिटेन करते हैं, वैसे ही क्रोमोसोम्स भी सेम बिहेवियर शो करता है। वो अपने इंडिविजुअलिटी को, अपने नंबर्स को और अपने स्ट्रक्चर को जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन करता है और थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म मेंटेन करता है। पूरी लाइफ में अगर When I born, जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, राइट, when I got born तो मेरे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, लेकिन when I will die, मेरे डाई होते टाइम भी वो 23 पेयर क्रोमोसोम्स ही रहेंगे। आज भी मेरे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हुए। तो जब आप पैदा होते हैं, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके पास जब आप पैदा होते हैं तब होते हैं, उतने ही थ्रू आउट लाइफ चलते हैं और एट द एंड ऑफ लाइफ तक चलते हैं, यानी कि वो सेम रहते हैं, 23 पेयर ही रहते हैं, क्योंकि 23 पेयर के साथ आप पैदा होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ ही आप मरते हैं, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इवन स्ट्रक्चर भी सेम रहते हैं और उसकी इंडिविजुअलिटी भी सेम रहती है थ्रू आउट लाइफ उसमें कोई चेंज नहीं आता, ना नंबर में, ना स्ट्रक्चर में, ना इंडिविजुअलिटी में। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सी द सेकंड पॉइंट, बोथ नेदर गेट लॉस्ट नॉर मिक्स्ड अप। ना तो इनहेरिटेड ट्रेट्स जो होते हैं वो मिक्स होते हैं, लॉस होते हैं, ऐसे ही क्रोमोसोम्स ना तो लॉस होते हैं ना मिक्स होते हैं। लेकिन अगर कभी कभी कुछ ऐसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं कि जिसमें क्रोमोसोम्स जो हैं, क्रोमोसोम्स के नंबर्स में चेंजेस आ जाते हैं, क्रोमोसोम्स के नंबर बढ़ जाते हैं, जैसे आई विल डिस्कस इन डिटेल इन माय लेटर लेक्चर्स। तो लेटर लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्रोमोसोम्स में डिसऑर्डर की, क्रोमोसोम्स के नंबर में अगर चेंजेस आ जाते हैं या स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं तो वो क्या होगा, उसकी वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगी, वो एक एबनॉर्मल कंडीशन होगी। नॉर्मल कंडीशन में क्रोमोसोम्स ना तो मिक्स होते हैं ना ही लॉस्ट करते हैं, लाइक इनहेरिटेड ट्रेट भी ना तो मिक्स होते हैं ना लॉस्ट करते हैं। सो यू कैन रिलेट द इनहेरिटेड ट्रेट विद द क्रोमोसोम्स इन सेकंड पॉइंट ऑल्सो। सो क्रोमोसोम्स नेदर गेट लॉस्ट और नॉर मिक्स्ड अप। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसके बाद
neither get lost nor mixed up. This is second point of chromosomal theory of inheritance. इसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, both chromosome as well as genes occur in pair, right, in somatic or diploid cell. देखिए गैमेट्स में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। आपने 11th क्लास में मियोसिस में भी पढ़ा होगा, रिडक्शन डिवीजन मियोसिस को कहते हैं। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं यानी कि हैप्लॉइड हो जाते हैं। तो गैमेट्स में जो है वो क्रोमोसोम नंबर पेयर में नहीं होते हैं। लेकिन एक सोमैटिक सेल में, एक डिप्लॉइड सेल में, गैमेट्स को आप जर्म सेल भी कहते हैं, तो जर्म सेल में क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। लेकिन एक डिप्लॉइड सेल्स में और एक सोमैटिक सेल में जो क्रोमोसोम नंबर है वो ऑलवेज अकर इन पेयर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डिप्लॉइड सेल में और सोमैटिक सेल में क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में होते हैं। हमारे गैमेट्स को छोड़ के हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं उसमें क्रोमोसोम नंबर हमेशा पेयर में होते हैं। सेम लाइक इनहेरिटेड ट्रेट। इनहेरिटेड ट्रेट यानी कि फैक्टर्स जो कि आपको, अगर आपको याद हो लॉ ऑफ डोमिनेंस, आप रिलेट करके देखिए इन सारे पॉइंट्स को मेंडेलियन प्रिंसिपल के साथ। लॉ ऑफ डोमिनेंस में मैंने आपको बताया था फैक्टर्स ऑलवेज अकर इन पेयर। अकॉर्डिंग टू द मेंडल, लॉ ऑफ डोमिनेंस का पहला पॉइंट था फैक्टर्स अकर्स इन पेयर। ऐसे ही क्रोमोसोम्स भी ऑलवेज अकर्स इन पेयर, बट दैट इज इन डिप्लॉइड सेल और सोमैटिक सेल, बिकॉज इन जर्म सेल्स क्रोमोसोम नंबर हाफ एंड क्रोमोसोम्स नंबर्स आर हैप्लॉइड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज द थर्ड पॉइंट ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें क्या बताया है? इसमें ये बताया है कि जो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर में हैं, जैसे कि फैक्टर्स पेयर में होते हैं, ऐसे ही क्रोमोसोम्स नंबर भी पेयर में है। सो यू कैन डायरेक्टली रिलेट दिस पॉइंट विद द लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था फैक्टर्स ऑलवेज अकर इन पेयर, क्रोमोसोम्स ऑलवेज अकर इन पेयर, बट इन डिप्लॉइड सेल और इन सोमैटिक सेल। तो आप रिलेट करते जाइए, इन पॉइंट्स को आप रिलेट करते जाइए मेंडेलियन प्रिंसिपल से, तो आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बेटर वे में आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्टली ये थ्योरी कहना क्या चाहती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो सी द नेक्स्ट पॉइंट। The two alleles of gene pairs are located on homologous sites. Homologous sites on homologous chromosomes. ठीक है, तो एग्जैक्टली एलील्स के बारे में आपको पता ही है। एलील्स इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। एलील के बारे में आपको बता चुका हूँ। एलील जो है वो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है। क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन यानी कि ये जो एलील है, ये एलील्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स में होमोलोगस साइट्स के साथ अटैच होती है। ये मैं आपको बता देता हूँ। सपोज दैट दिस इज क्रोमोसोम, ये पेयर क्रोमोसोम्स है, तो ये पेयर क्रोमोसोम्स एक साथ हैं, इनको आप होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, यहाँ पे जो एलील्स हैं वो ये दोनों एक ही लोकेशन पे लाई करते हैं। दिस इज द एलील्स का मतलब जो कॉमन लोकेशन पे लाई कर रहा है। तो कॉमन लोकेशन मतलब होमोलोगस लोकाई, एग्जैक्टली होमोलोगस साइट भी बोलते हैं। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जो सेम लोकाई पे जो जीन लाई करते हैं उनको आप एलील कहते हैं। और ये जो एलील है, राइट, ये सेम लोकाई पे लाई कर रहे हैं, राइट, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में। एलील्स ऑलवेज अकर इन पेयर, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। और ये होमोलोगस साइट पे लाई कर रहे हैं। इस लोकाई को, जो सेम लोकाई होती है जहाँ पे क्रोमोसोम लाई, जो जीन लाई कर रहे हैं, एलील लाई कर रहे हैं, इसको आप होमोलोगस साइट भी कह सकते हैं। एग्जैक्टली दिस इज थर्ड पॉइंट ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसके बाद बोथ क्रोमोसोम्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सॉरी फोर्थ पॉइंट हो गया है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, बोथ क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन, ठीक है, सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू गैमेट। ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू गैमेट्स। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या कह रहा है आपका? फिफ्थ पॉइंट देखिए, ध्यान से समझिए। फिफ्थ पॉइंट ये कह रहा है, यहाँ पे आप इस पॉइंट को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से रिलेट कीजिए। मैंने आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताया था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मैंने बताया था फैक्टर डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। फैक्टर में कोई ब्लेंडिंग नहीं आती है और वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? यानी कि जीन में कोई ब्लेंडिंग नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। सेम फॉर द क्रोमोसोम ऑल्सो। भाई डिप्लॉइड सेल में, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन दिस थ्योरी ऑल्सो, इन दिस थ्योरी आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहाँ पे एक डिप्लॉइड सेल में पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन हैप्लॉइड सेल में यानी कि गैमेट्स में क्रोमोसोम्स के जो नंबर होंगे वो पेयर में नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? वो हाफ हो जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। मियोसिस में भी आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स को आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से रिलेट कीजिए। जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में फैक्टर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं गैमेट्स में, एग्जैक्टली गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल से फैक्टर जो है इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं। एक बार आप रिकॉल कीजिए किसको? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। तो इस पॉइंट को आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से रिलेट करके देखिए। जैसे एक एक
गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे जो फैक्टर है वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट कर जाते हैं, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। तो गैमेट में इंडिपेंडेंटली फैक्टर कैरी करते हैं, फैक्टर जाते हैं, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं। Is that clear to all of you? और सेम this point is same related to the chromosome also. क्रोमोसोम्स यहाँ पे पैरेलल बिहेवियर शो कर रहा है फैक्टर के साथ। क्रोमोसोम्स भी पेयर में होते हैं डिप्लॉइड सेल में, लेकिन गैमेट फॉर्मेशन के दौरान एट द टाइम ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में से सिर्फ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कैरी इनटू दी कहाँ गैमेट, पेयर में से एक ही सेट अंदर जाएगा, गैमेट में एक ही सेट जाएगा, यानी गैमेट्स में पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करता है क्रोमोसोम्स भी लाइक फैक्टर। इज दैट क्लियर? और यहाँ पेयर में से एक ही क्रोमोसोम गैमेट में जाता है लाइक फैक्टर, जैसे फैक्टर पेयर में होते हैं लेकिन गैमेट्स में ओनली वन फैक्टर विल बी द कैरी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस पॉइंट यू कैन रिलेट विद द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये सारे के सारे पॉइंट मेंडेलियन प्रिंसिपल से रिलेट कर रहे हैं भाई। इज दैट क्लियर? सो दैट्स व्हाई दिस थ्योरी इज आल्सो बीन नोन एज पैरेलल बिहेवियर थ्योरी ऑफ क्रोमोसोम्स विद मेंडेलियन प्रिंसिपल। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 6, ए गैमेट कंटेन्स ओनली वन क्रोमोसोम ऑफ ए टाइप एंड ओनली वन ऑफ टू एलील्स ऑफ ए ट्रेट। एग्जैक्टली। अब ये भी वही पॉइंट, ये जो मैंने यहाँ पे बोला है, इस पॉइंट को मैं दोबारा से यहाँ पे रिपीट कर दिया मैंने, सेम ही पॉइंट है एग्जैक्टली, बस थोड़ा सेंटेंस में डिफरेंस है। तो यहाँ पे गैमेट में पेयर में से एक ही क्रोमोसोम्स होता है, एलील ऑलवेज अकर इन पेयर, एलील में से भी एक ही एलील होगी लाइक फैक्टर। सो यू कैन रिलेट दिस ऑल्सो विद द मेंडेलियन फैक्टर। जैसे फैक्टर्स में से पेयर फैक्टर में से एक ही फैक्टर जो है गैमेट्स में होता है, ऐसे पेयर क्रोमोसोम्स में से एक ही क्रोमोसोम गैमेट्स के अंदर जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आया? इज दैट क्लियर? जैसे पेयर एलील में से एक ही एलील गैमेट्स के अंदर जाता है, ऐसी क्रोमोसोम्स पेयर है तो उसमें भी एक पेयर में से एक ही क्रोमोसोम गैमेट्स के फॉर्मेशन के टाइम पे सेग्रीगेट हो जाता है और एंटर कर जाता है गैमेट्स में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, The paired condition of both chromosome as well as Mendelian factor is restored during fertilization. Simple, very simple. भाई एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, एक डिप्लॉइड सेल है और एक सोमेटिक सेल है, जिसको आप डिप्लॉइड सेल और सोमेटिक सेल बातें की है। तो उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ऑलवेज अकर इन पेयर। एग्जैक्टली। गैमेट फॉर्मेशन के दौरान एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन अगर आप किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी प्लांट की या किसी भी एनिमल की जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसकी लाइफ साइकिल को ऑब्जर्व करते हो, इज दैट क्लियर? तो अगर एक प्लांट, अगर एक एनिमल क्या है, डिप्लॉइड है, क्या है, डिप्लॉइड है, यानी कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है उसके पास, क्या है उसके पास पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में से मियोसिस प्रोसेस के दौरान ओनली एक ही क्रोमोसोम जाता है। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, वी हैव 46 क्रोमोसोम। हमारे जो गैमेट होंगे उसमें 23 क्रोमोसोम्स ही जाएंगे, यानी कि पेयर में से आधे चलेंगे हमारे गैमेट्स में, स्पर्म्स में या ओवम में। एक पॉइंट और मैं आपको बताऊं, मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक कैरेक्टर बताया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है मियोसिस। मियोसिस के बिना यू कैन नॉट इमेजिन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि मियोसिस इज द ओनली प्रोसेस इन विच रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम विल टेक प्लेस, जिसमें कि रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम टेक प्लेस करता है। मियोसिस इज द ओनली प्रोसेस। तो एक इंडिविजुअल से गैमेट में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाते हैं, इज दैट क्लियर? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल कैरी इनटू द गैमेट थ्रू द मियोसिस प्रोसेस। आर यू गेटिंग और नॉट? तो गैमेट और मियोसिस हमारे हैप्लॉइड हो गए। आप सपोज दैट एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, आप इमेजिन कीजिए, जरा इमेजिन कीजिए आप, अगर गैमेट डिप्लॉइड होते तो क्या होते? इमेजिन दिस, अगर स्पर्म डिप्लॉइड हो, ओवम डिप्लॉइड हो, तो कंडीशन जो जाइगोट बनेगा वो क्या बनेगा? टेट्राप्लॉइड। इज दैट क्लियर? अगर मियोसिस नहीं होगा तो गैमेट क्या, जाइगोट क्या बनेगा? टेट्राप्लॉइड। तो नेक्स्ट जनरेशन टेट्राप्लॉइड हो जाएगी, फिर उसकी अगली जनरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाएंगे। तो एवरी जनरेशन नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ते जाएंगे, डिप्लॉइड लेवल मेंटेन नहीं रहेगा। तो डिप्लॉइड लेवल को रिस्टोर करने के लिए मियोसिस प्रोसेस इज वेरी एसेंशियल। तो डिप्लॉइड इंडिविजुअल ने जब मियोसिस प्रोसेस को परफॉर्म किया, जब उसमें डिप्लॉइड सेल में, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस प्रोसेस परफॉर्म हुआ, तो उसके हैप्लॉइड गैमेट्स बने। तो उसके क्या बने? हैप्लॉइड गैमेट्स बने। लेकिन वो बाद में हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज कर जाते हैं एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। जाइगोट फॉर्मेशन के टाइम पे वो हैप्लॉइड फिर से डिप्लॉइड कंडीशन डेवलप हो जाएगी। तो ऑर्गेनिज्म तो डिप्लॉइड ही है, गैमेट सिर्फ हैप्लॉइड होते हैं, ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है, उसका डिप्लॉइड रहना कंपलसरी है। तो उसको रिस्टोर करने के लिए गैमेट फ्यूजन होना बहुत जरूरी है। हैप्लॉइड गैमेट मिलकर दो डिप्लॉइड कंडीशन डेवलप करेंगे जाइगोट में। तो ये जो डिप्लॉइडी है, ये जो प्लॉइडी लेवल है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म की जो डिप्लॉइड कंडीशन है वो रिस्टोर हो जाती है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो चाहे वो फैक्टर्स हो, चाहे वो जीन्स हो, चाहे वो क्रोमोसोम्स हो, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन, वो जो है अगेन यूनाइटेड हो जाते हैं, डिप्लॉइड कंडीशन को रिस्टोर कर देते हैं। तो दिस पॉइंट इज, ये पॉइंट यही कहता है, द पेयर्ड कंडीशन ऑफ बोथ क्रोमोसोम
एज वेल एज मेंडेलियन फैक्टर, है ना। तो पेयर्ड कंडीशन ऑफ बोथ क्रोमोसोम और मेंडेलियन फैक्टर्स रिस्टोर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो ये पेयर्ड कंडीशन में ही होते हैं और पेयर कंडीशन में ही ये रिस्टोर हो जाएंगे। कब रिस्टोर हो जाएंगे? फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि गैमेट्स ऑलवेज अकर इन पेयर, फैक्टर्स ऑलवेज अकर इन पेयर, सॉरी नॉट आई मैंने बाय मिस्टेकली गैमेट्स बोल दिया मैंने यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला कि आपको जीन्स ऑलवेज अकर इन पेयर, फैक्टर्स ऑलवेज अकर इन पेयर, क्रोमोसोम ऑलवेज अकर इन पेयर इन एन इंडिविजुअल। लेकिन गैमेट फॉर्मेशन के दौरान वो हाफ हो जाते हैं, पेयर नहीं होते हैं। तो इंडिविजुअल में पेयर होना जरूरी है, तो पेयर होने के लिए फर्टिलाइजेशन जरूरी है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे दोनों ही पेयर में आ जाएंगे, क्रोमोसोम्स भी पेयर में आ जाएंगे, जीन और फैक्टर्स भी पेयर में आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बहुत ही आसान है। इज दैट क्लियर? आप ये जो पॉइंट्स मैंने बताए इनको आप नोट डाउन कीजिए, आपके पास नोटबुक होनी चाहिए साथ के साथ जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके उसको बाद में नोट डाउन कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं और आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा अबाउट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इज डन। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, एक चीज और मैं आपको बताऊं, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है लिंकेज। लिंकेज से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा अबाउट टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन जिसको आप थॉमस हंट मॉर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं? थॉमस हंट मॉर्गन। चलिए थॉमस हंट मॉर्गन के बारे में मैं डिस्कस करता हूं। राइट, मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं। आप अगर मोबाइल फोन यूज कर रहे हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपके पास ये पूरी स्क्रीन पे आपके पॉइंट्स आ जाएंगे। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ कैमरे के सामने से ना, प्लीज। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। यू गॉट इट। तो अब मैं बता रहा हूं टीएच मॉर्गन के बारे में। तो टीएच मॉर्गन यानी कि थॉमस हंट मॉर्गन। आर यू गेटिंग और नॉट? थॉमस हंट मॉर्गन कौन थे? थॉमस हंट मॉर्गन को आप क्या कहते हैं? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। मैंने आपको एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, जब मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा था उसी टाइम पे बताया था फादर ऑफ जेनेटिक्स इज मेंडल। ग्रिगोर जॉन मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है टीएच मॉर्गन को। और एक पॉइंट और बताया था मैंने आपको, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स मिस्टर ए गैरोड इज फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। ये 3 पॉइंट मैंने एट द बिगिनिंग ऑफ चैप्टर बताया था। तो हम बात करते हैं टीएच मॉर्गन की। थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन इज ऑल्सो बी नोन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। इसको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है। अब थॉमस हंट मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स आप क्यों कहते हैं? इज दैट क्लियर? मैंने बताया आपको सटन एंड बोवरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी को दिया इंडिपेंडेंटली। दे बोथ प्रपोज्ड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इज दैट क्लियर? बाद में सटन ने क्रोमोसोमल थ्योरी को यूनाइट किया मेंडेलियन प्रिंसिपल के साथ और थ्योरी को एक अलग शेप दे दिया, और ये जो शेप दिया थ्योरी को, इसको आप क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। तो सटन एंड बोवरी को क्रेडिट जाता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के लिए। इज दैट क्लियर? लेकिन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कितनी एक्यूरेट थी, इस बात की पुष्टि की किसने? टीएच मॉर्गन ने। थॉमस हंट मॉर्गन ने इस बात को क्लैरिफाई किया कि ये जो थ्योरी है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, दिस इज एक्यूरेट और नॉट। दिस थिंग वाज क्लैरिफाइंग बाय टीएच मॉर्गन। तो इस पॉइंट को किसने, इस थ्योरी को, दिस थ्योरी वाज क्लैरिफाइड बाय मॉर्गन। तो मॉर्गन ने इस थ्योरी को क्लैरिफाई किया। तो मॉर्गन ने इस थ्योरी को क्लैरिफाई कैसे किया? मॉर्गन ने इस थ्योरी को क्लैरिफाई किया आफ्टर परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट। उसने एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद क्रोमोसोमल थ्योरी को उस एक्सपेरिमेंट से रिलेट किया और इस बात को क्लैरिफाई किया कि ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी है ये एक्यूरेट है, ये बिल्कुल सही है। तो क्रोमोसोमल थ्योरी आपके पास हो गई, लेकिन क्रोमोसोमल थ्योरी को एक्यूरेटली एक्सपेरिमेंटली जो प्रूफ किया वो टीएच मॉर्गन ने किया। इसलिए टीएच मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने मेंडेलियन प्रिंसिपल को, क्रोमोसोमल थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। आर यू गेटिंग और नॉट? टीएच मॉर्गन को व्हाई यू कॉल्ड टीएच मॉर्गन इज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। टीएच मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स इसलिए ही बोला जाता है क्योंकि ही परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट Mendelian principles are accurate, to prove that chromosomal theories are accurate. Is that clear to all? The points of chromosomal theory are accurate. Is that clear? तो Mendelian principles को, chromosomal theory के points को accurate साबित करने के लिए, clarify
क्लैरिफिकेशन देने के लिए उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. सो दैट्स व्हाई टी.एच. मॉर्गन इज कॉल्ड फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. क्या कहते हैं? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. अब इसने वो एक्सपेरिमेंट कौन सा था जो टी.एच. मॉर्गन ने परफॉर्म किया, और उस एक्सपेरिमेंट्स के सिग्निफिकेंस क्या हुए, उस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकलते हैं. इज दैट क्लियर? एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन डिटेल नाउ. सो सी द नेक्स्ट टॉपिक इज टी.एच. मॉर्गन एक्सपेरिमेंट्स. तो मैं यहाँ पे कुछ टी.एच. मॉर्गन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ. आफ्टर दैट आई विल कम टू द अनदर टॉपिक दैट यू कॉल्ड लिंकेज. तो टी.एच. मॉर्गन एक्सपेरिमेंट्स देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल सी टी.एच. मॉर्गन एक्सपेरिमेंट्स. लिसन केयरफुली. ये मैं साफ कर देता हूँ. See, T.H. Morgan experiments. Listen carefully. T.H. Morgan experiments. T.H. Morgan के experiments के बारे में I am going to discuss in detail. T.H. Morgan यानी कि T.H. Morgan का पूरा मतलब है थॉमस हंट मॉर्गन. इनके बारे में फिर से लिख देता हूं. थॉमस हंट मॉर्गन को कहा जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है. ऑल्सो भी नोन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. टी.एच. मॉर्गन को, थॉमस हंट मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है. टी.एच. मॉर्गन ने क्या किया? T.H. Morgan performed an experiment on Drosophila melanogaster. Drosophila melanogaster, melano की स्पेलिंग सही कर देता हूँ, स्मॉल आएगी है ना. ड्रोसोफिला में डी कंप्लीट. तो ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर या कुछ लोग मिलेनोगेस्टर भी बोल देते हैं, एज यू वांट टू स्पीक, जैसे बोलना चाहे बोल सकते हैं. तो ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर या मेलेनोगेस्टर पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. नाउ व्हाट इज ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर? जैसे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था गार्डन पी प्लांट पे, ऐसे ही मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पे. And what is Drosophila melanogaster? You must know about this. Drosophila melanogaster is also be known as fruit fly. ये एक छोटी सी मक्खी होती है और ये जितने भी राइपन फ्रूट होते हैं, जैसे मैंगो है, बनाना है, पपाया है, हिंदी में मैं बोल देता हूँ, शायद किसी को पता ना हो मैंगो का मतलब क्या होता है या पपाया का मतलब क्या होता है. आम है, केला है, पपीता है. तो ये जो फ्रूट्स है, जो राइपन फ्रूट्स होते हैं, तो उन राइपन फ्रूट्स पे ये फीड करती है. फ्रूट फ्लाई इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि राइपन फ्रूट्स पे ये जो फ्रूट ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर है, ये उन फ्रूट्स पे फीड करती है. दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो बीन नोन एज फ्रूट फ्लाई. इसको आप, इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है? फ्रूट फ्लाई. जैसे हाउस फ्लाई होती है, ऐसी फ्रूट फ्लाई होती है. तो क्यों? क्योंकि ये फीड ऑन दिस फ्रूट फ्लाई. क्या करती है फ्रूट फ्लाई? दिस फ्रूट फ्लाई फीड्स ऑन राइपन फ्रूट्स. तो ये राइपन फ्रूट्स पे फीड करती है, इसलिए दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड फ्रूट फ्लाई. आर यू गेटिंग? इसका साइज लगभग 2 मिलीमीटर होता है. कितना साइज होता है इसका? लगभग 2 मिलीमीटर साइज होता है इसका. ये इतनी छोटी है. तो एक छोटी सी मक्खी पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. जैसे मेंडल ने गार्डन पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, टी.एच. मॉर्गन ने एक छोटी सी मक्खी यानी कि जिसको आप फ्रूट फ्लाई यानी कि ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर बोलते हैं, उस पे मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग और नॉट? तो जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंडल के एक्सपेरिमेंट के टाइम पे पूछा था कि व्हाई डिड मेंडल सिलेक्ट पी प्लांट.
मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया? नाउ द अगेन आई एम आस्किंग यू द सेम क्वेश्चन बट फॉर द टीएच मॉर्गन. व्हाई डिड टीएच मॉर्गन सेलेक्ट द ड्रोसोफिला? टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को क्यों सिलेक्ट किया? व्हाट आर द कंडीशन, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड? राइट, टीएच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट के सक्सेस होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन थी ड्रोसोफिला. अगर वो किसी दूसरे एनिमल को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लेता तो क्या होता? क्या सेम रिजल्ट आते? क्या वो सक्सेसफुल हो पाता? आर यू गेटिंग ऑन? तो ये डिपेंड करता है. तो बाय लक उसने ड्रोसोफिला को लिया और ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसके एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ गए जस्ट बिकॉज ऑफ ड्रोसोफिला. तो ऐसा ड्रोसोफिला में क्या था कि मॉर्गन ने उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और मॉर्गन अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल हो गया. राइट, उसने लिंकेज जैसा कॉन्सेप्ट दे दिया, उसने रिकॉम्बिनेशन जैसा कॉन्सेप्ट दे दिया आफ्टर द ऑब्जर्वेशन ऑन ड्रोसोफिला. तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? तो मॉर्गन ने, बार बार मेरे मुंह से मेंडल निकल रहा है क्योंकि यू ऑलरेडी वेरी फैमिलियर अबाउट मेंडल, क्योंकि जेनेटिक्स इज ऑल अबाउट मेंडल, है ना. स्टार्टिंग में तो मेंडेलियन प्रिंसिपल ही है, फिर आगे तक भी वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं मेंडेलियन प्रिंसिपल. राइट, तो बार बार मेरे मुंह से मेंडल निकल रहा है बट ये है मॉर्गन. क्या है ये? तो मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को क्यों सेलेक्ट किया, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ. चलिए इस क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूं आपको. व्हाई डिड मॉर्गन सेलेक्ट ड्रोसोफिला? सी, selection of Drosophila by Morgan due to some reason. कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से उन्होंने इसको सेलेक्ट किया. सबसे पहला रीजन, द फर्स्ट रीजन इज शॉर्टर लाइफ स्पैन. सपोज दैट अगर मॉर्गन ड्रोसोफिला के अलावा किसी ऐसे एनिमल पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता जिसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता तो रिजल्ट में भी कॉम्प्लिकेटेड. तो रिजल्ट कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं. कैसे रिजल्ट? मतलब आने बड़े मुश्किल हो जाते हैं. कहने का मतलब ये है कि अगर इतना लाइफ स्पैन किसी एनिमल का ज़्यादा है और उस पर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत वेट करना पड़ जाता है और मे बी वो एक्सपेरिमेंट पूरा हो ही नहीं पाता. इज दैट क्लियर? तो सबसे बड़ा रीज़न है इसकी लाइफ साइकिल यानी कि जो लाइफ साइकिल है, यानी कि जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट होना चाहिए जिससे रिजल्ट जल्दी से आ जाए. नहीं तो रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ता है. इज दैट क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट, शॉर्टर लाइफ स्पैन. इसका लाइफ स्पैन शॉर्टर होता है ओनली फॉर 2 वीक्स. 2 वीक में इसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है. इज दैट क्लियर? इसकी लाइफ साइकिल सिर्फ 2 वीक्स के लिए होती है. दूसरा रीजन, प्रोड्यूस hundreds of eggs in a single time. एक बार में वो hundreds of eggs प्रोड्यूस करती है. अगर एक बार में ड्रोसोफिला hundreds of eggs प्रोड्यूस करेगी तो क्या होगा कि आपके पास ऑब्जर्वेशन के लिए ज़्यादा रिजल्ट होंगे. क्या होंगे? ऑब्जर्वेशन के लिए आपके पास ज़्यादा सैंपल होंगे और अगर ज़्यादा सैंपल है तो ऑब्जर्वेशन आसानी से हो सकती है. सैंपल कम होंगे तो ऑब्जर्वेशन आसानी से नहीं होगी. तो hundreds of eggs प्रोड्यूस करते हैं. इसके अलावा एक बहुत ही मोटा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, एक रीजन और है कि ये जो ड्रोसोफिला है उसने अपने एक्सपेरिमेंट में इसको इसलिए सिलेक्ट किया बिकॉज इट कैन ईजिली ग्रो इन सिंथेटिक मीडियम इन लेबोरेटरी. तो लेबोरेटरी में उसका ग्रो होना भी बहुत जरूरी है. जो एनिमल लेबोरेटरी मीडियम में ग्रो हो सकता है उस पर एक्सपेरिमेंट आसानी से परफॉर्म हो सकते हैं. तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है यहाँ पे मॉर्गन के सक्सेस होने का, ड्रोसोफिला की सक्सेस होने का. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो तीसरा रीजन है ड्रोसोफिला कैन इजीली ग्रो इन सिंथेटिक लेबोरेटरी मीडियम. सिंथेटिक लेबोरेटरी मीडियम में ड्रोसोफिला को आसानी से ग्रो किया जा सकता है, इसलिए मॉर्गन सेलेक्ट द ड्रोसोफिला. इज दैट क्लियर? इसके अलावा लाइक मेंडल, एक करेक्टर जो है मेंडल के जो पी प्लांट्स है उससे मिलता जुलता है. कैसे? कि ड्रोसोफिला में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का होना बहुत जरूरी है ऑब्जर्वेशन के लिए. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाई डिड मॉर्गन सेलेक्ट द ड्रोसोफिला की कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ contrasting character. About the contrasting character I will discuss in detail when I will discuss about the dihybrid cross which was performed by Morgan. जैसे yellow body brown body, white eye red eye, miniature wing, right? और कौन सा था दूसरा? normal wing.
तो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर है, ये सब करेक्टर है, आई विल डिस्कस इन डिटेल। तो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर की प्रेजेंस की वजह से भी ड्रोसोफिला को मॉर्गन ने सेलेक्ट कर लिया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेटेरोमॉर्फिक क्रोमोसोम। इज दैट क्लियर? मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में हेटेरोमॉर्फिक क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया। हेटेरोमॉर्फिक मतलब जो डिफरेंट दिखाई देते हैं। अगर क्रोमोसोम सारे एक जैसे दिखाई देंगे तो मे बी ऑब्जर्वेशन थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इज दैट क्लियर? ऑब्जर्वेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। लेकिन हेटेरोमॉर्फिक क्रोमोसोम जिसको वो आसानी से देख पाता था, राइट, जिसको उसने आसानी से देखा, राइट, इज दैट क्लियर? दैट वाज आल्सो द रीजन ऑफ सक्सेस ऑफ मॉर्गन एक्सपेरिमेंट। इज दैट क्लियर? तो दूसरा रीजन है हेटेरोमॉर्फिक क्रोमोसोम्स। अगर क्रोमोसोम्स डिफरेंट दिखेंगे तो हमारी ऑब्जर्वेशन भी आसानी से हो जाएगी, क्योंकि क्रोमोसोम्स में भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। मतलब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब ये है कि क्रोमोसोम्स भी डिफरेंट दिख रहे हैं। अगर क्रोमोसोम डिफरेंट दिख रहे हैं, इट मीन्स व्हाट विल हैपन, यू कैन इजीली ऑब्जर्व। डिफरेंट चीज़ों को आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? तो ये भी एक अनदर रीजन है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेटेरोमॉर्फिक क्रोमोसोम्स। हेटेरोमॉर्फिक क्रोमोसोम्स की वजह से। इसके अलावा अनदर रीजन, किसी ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम्स नंबर इतने ज्यादा होते हैं कि ऑब्जर्वेशन टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है या ऑब्जर्वेशन मुश्किल हो जाती है। इज दैट क्लियर? लेकिन ड्रोसोफिला का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और था कि ड्रोसोफिला में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है आर वेरी लेस। इफ लेसर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, लेसर टाइम विल बी टेकन इन ऑब्जर्वेशन। लेसर नंबर क्रोमोसोम, लेटर टाइम विल टेकन इन ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स नंबर है वो कम है। ओनली 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर इन ड्रोसोफिला। ये भी मॉर्गन के सक्सेस का एक बड़ा रीजन था, यानी कि एक्सपेरिमेंट का सक्सेसफुल होने का बड़ा रीजन था। लेसर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, लेसर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ड्रोसोफिला में सिर्फ 4 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर क्रोमोसोम नंबर कम होंगे तो ऑब्जर्वेशन आसान हो जाएगी, टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल नहीं होगी। आर यू गेटिंग ऑन नॉट? इसके अलावा ये जो ड्रोसोफिला है, राइट, अगर आपने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी से, तो उसमें दिया हुआ है ब्रीडर्स के बारे में। एनिमल्स को या प्लांट्स को 2 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक कंटिन्यूअस ब्रीडर और दूसरे डिसकंटिन्यूअस ब्रीडर और सीजनल ब्रीडर्स। तो कंटिन्यूअस ब्रीडर जो कि थ्रू आउट ईयर रिप्रोडक्शन करते हैं, एग्जैक्टली, और सीजनल ब्रीडर जो कि एक पर्टिकुलर फेवरेबल कंडीशन में ही रिप्रोडक्शन करते हैं, थ्रू आउट सीजन रिप्रोडक्शन नहीं करता। ह्यूमन बीइंग किस में आता है? ह्यूमन बीइंग कंटिन्यूअस ब्रीडर में आता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या कोई ऐसा दिन है या कोई ऐसा महीना है जिस दिन बच्चे पैदा ना होते हो इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, जिस दिन ह्यूमन पॉपुलेशन ना बढ़ती हो? या कोई ऐसा मंथ है कि जिस मंथ में ह्यूमन पॉपुलेशन ना बढ़ती हो? या कोई ऐसा दिन आता है कि जिस दिन किसी का बर्थडे आता ही नहीं है? आर यू गेटिंग ऑन नॉट? साल में 365 दिन है, 365 के 65 दिन किसी ना किसी का बर्थडे होता है, यानी कि ह्यूमन बीइंग क्या है, पूरी साल रिप्रोडक्शन कर सकता है, यानी कि कंटिन्यूअस ब्रीडर है। इज दैट क्लियर? अगर कंटिन्यूअस ब्रीडर है कोई एनिमल या कोई प्लांट, तो उसमें पॉपुलेशन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? और अगर ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग होंगे तो ऑब्जर्वेशन भी आसानी से हो जाएगी। तो एक ये भी रीजन है कि यहाँ पे जो ड्रोसोफिला है वो कंटिन्यूअस ब्रीडर है। तो कंटिन्यूअस ब्रीडर यानी कि पूरे साल रिप्रोडक्शन करता है और पूरे साल में पता नहीं अपनी कितनी जनरेशन चेंज कर लेता है, कितनी जनरेशन डेवलप हो जाती है। तो कितनी ही जनरेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं आप ड्रोसोफिला में। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूअस ब्रीडर है। लाइफ स्पैन शॉर्टर है, 2 वीक्स का है, पूरे साल रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो 2 वीक्स को आप कैलकुलेट करके देख लो कि एक साल में कितनी सारी जनरेशन बदल जाएंगी। तो जितनी सारी जनरेशन बदल जाएगी तो आप जनरेशन टू जनरेशन आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रोसोफिला में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट का कि वहाँ पे वो ड्रोसोफिला जो है वो कंटिन्यूअस ब्रीडर है। तो ये भी एक कंडीशन है। ड्रोसोफिला कैन रिप्रोड्यूस थ्रू आउट ईयर। तो पूरे साल वो रिप्रोडक्शन कर सकती है, यानी कि कंटिन्यूअस ब्रीडर है। ये क्या है भाई? ये कंटिन्यूअस ब्रीडर। तो दीज आर द रीजंस फॉर द सिलेक्शन ऑफ ड्रोसोफिला बाय द टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को क्यों सिलेक्ट किया, ये मेजर रीजन है जो कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं। इज दैट क्लियर? अब ये रीजन थे उसके टी.एच. मॉर्गन के ड्रोसोफिला को सिलेक्ट करने के लिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद
टी.एच. मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ड्रोसोफिला पे। तो ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद वो किस कंक्लूजन पर पहुंचा, उसने क्या ऑब्जर्वेशन की, उसके रिजल्ट क्या रहे एक्सपेरिमेंट के, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे मॉर्गन ने क्रोमोसोमल थ्योरी को तो ऑब्जर्व किया अपने एक्सपेरिमेंट्स में उसने क्रोमोसोम्स के बिहेवियर को माइक्रोस्कोप लेवल पे, लो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऑब्जर्व किया, क्रोमोसोम्स के बिहेवियर को, क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को और क्रोमोसोम्स के बिहेवियर को उसने मेंडेलियन प्रिंसिपल से रिलेट किया। तो थ्योरी जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थी एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय टी.एच. मॉर्गन। तो एक्सपेरिमेंटली क्लैरिफिकेशन का जो क्रेडिट जाता है क्रोमोसोमल थ्योरी का, वो मॉर्गन को जाता है। इसके अलावा मॉर्गन ने कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स भी दिए। मॉर्गन ने क्रोमोसोमल थ्योरी को तो वेरीफाई किया ही, और इसके अलावा मॉर्गन्स ने कुछ अलग भी कॉन्सेप्ट्स दिए जो कि अपने एक्सपेरिमेंट से उन्होंने एज ए कंक्लूजन्स निकाले, एज ए रिजल्ट, एज ए ऑब्जर्वेशन उसने जो है निकाले उन कॉन्सेप्ट को। वो जो कॉन्सेप्ट थे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आप लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। सो माय नेक्स्ट टॉपिक इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन इन डिटेल। I will discuss in detail linkage and recombination. So first of all, I will discuss about the linkage. Linkage की definition क्या है? How you will define linkage? Linkage exactly होता क्या है? Linkage कितने टाइप के होते हैं? Linkage में जीन अरेंजमेंट्स कैसे होता है? Exactly. पहले तो मैं लिंकेज के बारे में ये डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद लिंकेज के बारे में मैं एनसीईआरटी के जो डाईहाइब्रिड क्रॉस एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, राइट, टी.एच. मॉर्गन ने जो डाईहाइब्रिड क्रॉस कराया था, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उसके बाद वो डाईहाइब्रिड क्रॉस को मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा कि वो डाईहाइब्रिड क्रॉस किस तरीके से लिंकेज को शो करता है। उसके बाद आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट, इसके बाद आई विल डिस्कस अबाउट द क्रोमोसोमल मैपिंग। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो है लिंकेज। सो लिसन केयरफुली, व्हाट इज लिंकेज? लिंकेज, तो अभी मैं आपको लिंकेज बताने जा रहा हूं। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बता दिया मैंने, टी.एच. मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट के बारे में बता दिया, एंड व्हाई डिड टी.एच. मॉर्गन सेलेक्ट द ड्रोसोफिला मेलानोगास्ट्रा, ये भी बता दिया। अभी है नेक्स्ट लिंकेज। व्हाट इज लिंकेज एग्जैक्टली? आर यू गेटिंग और नॉट? लिंकेज क्या है आपको ये पता होना चाहिए। लिंकेज क्या होता है एग्जैक्टली? कभी कभी यहां पे आपको मैं एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं लिंकेज के बारे में। लिंकेज से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया। इज दैट क्लियर? तो जब मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के में क्या था, किसे कहते हैं आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में वन पेयर ऑफ ट्रेड्स इंडिपेंडेंट सिग्रीगेट इंडिपेंडेंटली विद अनदर पेयर ऑफ ट्रेड। इज दैट क्लियर? ये पॉसिबल है, और वहां पे जो डाईहाइब्रिड रेशियो था 9:3:3:1। इज दैट क्लियर? डाईहाइब्रिड क्रॉस जब मेंडल ने परफॉर्म किया तो उसने बताया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में कि वन पेयर ऑफ ट्रेड सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली विद दी अनदर पेयर ऑफ ट्रेड, यानी कि जो जीन्स हैं, जो फैक्टर्स है, वो सेग्रीगेट करते हैं इंडिपेंडेंटली विद दी अनदर पेयर ऑफ जीन्स और विद दी अनदर पेयर ऑफ ट्रेड। तो ट्रेड्स जो है वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं दूसरे ट्रेड के साथ अकॉर्डिंग टू दी लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, नॉट डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि इन कंबाइंड फॉर्म ऑफ ट्रेड में वन पेयर ऑफ ट्रेड इंडिपेंडेंटली कैरी करते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं विद द अनदर पेयर ऑफ ट्रेड। दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल हुआ, जिसकी वजह से फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3 बना है। बट दिस इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। ये पॉसिबल है बट ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। अगर उन ट्रेड्स को एक्सप्रेस करने वाले जीन दो डिफरेंट क्रोमोसोम पे लाई कर रहे हैं, इज दैट क्लियर? दो पर्टिकुलर कैरेक्टर दो डिफरेंट क्रोमोसोम पे लाई कर रहे हैं, तो उनका इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन पॉसिबल है। आर यू गेटिंग और नॉट? उनका इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेशन पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है? अगर दो डिफरेंट, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पे दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे जीन लाई कर रहे हैं, सपोज दैट, तो एक क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली अलग निकल जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली अलग निकल जाएगा। आर यू गेटिंग और नॉट? सपोज दैट फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो मार्कर है, आई हैव टू मार्कर्स, ये मेरे पास है, इज दैट क्लियर? ये मैं अपने पास रखने वाला हूँ,
आर यू गेटिंग और नॉट? ये मैं चाहूँ किसी को दूं या ना दूं, ये मार्कर मेरे पास रहेंगे तो ये मेरे साथ ही कैरी करेंगे, मैं जहाँ जाऊँगा ये वहाँ जाएंगे। लेकिन अगर ये मार्कर किसी और के पास है तो किसी को भी दे सकता है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट है इस मार्कर को कहीं भी हैंड ओवर करने के लिए, क्योंकि ये मेरे पास नहीं है। सपोज दैट आई एम ए क्रोमोसोम्स एंड अनदर पर्सन इज ऑल्सो ए क्रोमोसोम, कोई दूसरा पर्सन है मेरे साइड में जो कि क्रोमोसोम है, ये मार्कर मेरे पास है, ये मार्कर उसके पास है। यू कैन कंपेयर दिस मार्कर विद द जीन, ये जीन मेरे पास, ये जीन उस दूसरे क्रोमोसोम्स के पास। तो ये जो जीन है, ये जो मार्कर है उस दूसरे पर्सन के पास है, वो इसको कहीं भी कैरी कर सकता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वो इंडिपेंडेंट है इसको किसी को भी हैंड ओवर करने के लिए, मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ किसी को भी हैंड ओवर करने के लिए। लेकिन अगर ये दोनों मार्कर मेरे पास हैं और मैं किसी को नहीं दे रहा हूँ, ये मेरी विश है कि मुझे किसी को नहीं देना, ये दोनों मार्कर मेरे पास ही रहेंगे, तो ये दोनों मार्कर इंडिपेंडेंटली सेपरेट थोड़ी हो सकते हैं। इंडिपेंडेंटली सेपरेशन के लिए इन दोनों मार्कर का दो पर्सन के पास होना जरूरी है। इज दैट क्लियर? वो कहीं भी हैंड ओवर करे, मैं कहीं भी हैंड ओवर करूँ, इट मीन्स इंडिपेंडेंट टू सेपरेट दिस। लेकिन इफ आई वॉन्ट बोथ मार्कर टुगेदर विद मी, राइट, आई विल नॉट गिव टू एनीबडी, मैं इसको किसी को नहीं दूंगा। इट मीन्स आर यू गेटिंग और नॉट? अगर मैं इसको किसी को नहीं दूंगा तो ये मेरे पास ही रहेंगे ना, तो इनका इंडिपेंडेंट सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसको आप रिलेट कीजिए जरा। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझिए, अगर जो पेयर ऑफ ट्रेड्स हैं यानी कि जो पेयर ऑफ जीन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अगर वो दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे लाई कर रहे हैं तो क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली जा सकते हैं गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। इज दैट क्लियर? तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो होगा। लेकिन अगर वो सेम क्रोमोसोम्स हैं, ये मैं ड्रॉ भी करके बता देता हूं आपको, सी लिसन केयरफुली, ये क्रोमोसोम्स हैं, आप इसमें डाइहाइब्रिड क्रॉस को कंसीडर कर लीजिए। सपोज दैट यहां पे ये राउंड कैरेक्टर है, यहां पे पर्टिकुलर एक जीन है, यहां पे दूसरा जीन है, ठीक? इज दैट क्लियर? ये इसको एक्सप्रेस करता है, ये इसको एक्सप्रेस करता है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द मेंडल ये दोनों इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर ये दोनों जीन, सपोज दैट ये क्रोमोसोम को हटा दो, पहले ये दो जीन थे अलग अलग क्रोमोसोम पे थे, तो ये इंडिपेंडेंटली लेके जा सकता है उस जीन को। लेकिन अगर ये जीन आप सेम क्रोमोसोम पे लाई करा रहे हैं, सेम क्रोमोसोम्स पे लाई करा दिया आपने, यहां पे इस क्रोमोसोम्स पे लाई करा दिया ये, तो ये दोनों जीन इस क्रोमोसोम के साथ ही कैरी करेंगे। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि इंडिपेंडेंटली नहीं जाएंगे। इंडिपेंडेंटली तभी जाएंगे जब दो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे है। लेकिन अगर इस सेम क्रोमोसोम्स पे है तो दोनों जीन इंडिपेंडेंटली सेपरेट नहीं होंगे। आर यू गेटिंग और नॉट? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक कंडीशन ये एक्चुअल में दो क्रोमोसोम्स पे है अलग अलग, तो इंडिपेंडेंटली जाएंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट 100% एप्लीकेबल। लेकिन अगर सेम क्रोमोसोम्स में होगा तो ये इंडिपेंडेंट जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं। इंडिपेंडेंटली अगर ये जाएंगे, लेकिन अगर इनका जो डिस्टेंस है, सपोज दैट इन दोनों जीन के बीच का डिस्टेंस है, तो क्रॉसिंग ओवर में दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ क्रॉसिंग ओवर में ये निकल जाएंगे। क्रोमोसोम है, क्रॉसिंग ओवर में निकल गया। क्रॉसिंग ओवर पढ़ा होगा आपने मियोसिस में। अगर जीन के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन में जीन्स इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाएंगे अगर सेम क्रोमोसोम्स पे हैं तो। लेकिन अगर जीन के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, टाइटली है, सपोज दैट ये यहाँ पे ये जीन यहाँ की बजाय यहाँ पर है, यानी कि ये दो जीन यहाँ पे टाइटली लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये दो जीन यहाँ पे टाइटली लाई कर रहे हैं, तो अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये दोनों इकट्ठे ही जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बहुत घट जाएंगे, तो इस क्रोमोसोम के साथ चिपके रहेंगे, तो वहां पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जीन इंडिपेंडेंटली कैरी कर ही नहीं रहे। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात, सिंपल है। क्रोमोसोम अलग अलग हो तो जीन इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाएंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट एप्लीकेबल होगा। क्रोमोसोम सेम हो, उसी क्रोमोसोम्स पे दो जीन लाई कर रहे हैं, और अगर उनके बीच में डिफरेंस ज्यादा है, उनके बीच में दो क्रोमोसोम्स के पास जो पेयर जीन है उनके बीच में अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर में वो इंडिपेंडेंटली कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर जीन के बीच में डिस्टेंस कम है, जीन एक दूसरे के साथ अटैच है, तो वहां पे उनका क्रॉसिंग ओवर बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल सा हो जाता है। ऐसे केस में वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होंगे। वो जीन अगर एक साथ हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं, दिस इज कॉल्ड लिंकेज, एंड लिंकेज इज द ड्रॉबैक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जीन्स और फैक्टर इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं, लेकिन अगर जीन्स पास पास जुड़े हुए हैं, दैट इज कॉल्ड लिंकेज। तो जीन अगर पास पास जुड़े हैं, जिसको आप लिंकेज कहते हैं, वहां पे
उन जीन्स का इंडिपेंडेंटली सेपरेट होना बड़ा ही मुश्किल है, वहाँ पे वो जीन इंडिपेंडेंटली सेपरेट नहीं हो पाएंगे। इसे आप लिंकेज कहते हैं। एंड दिस इज द लिमिटेशन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नॉट एप्लीकेबल एवरीवेयर। दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन लिंकेज। लिंकेज होगा तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि जीन्स जुड़े हुए हैं, वो इंडिपेंडेंटली फ्री नहीं हो रहे, फ्री नहीं होंगे। अगर फ्री नहीं हुआ तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पॉसिबल नहीं होगा, जिन सेपरेट नहीं हो पाएंगे। होप यू गॉट इट। तो लिंकेज को हम डिटेल में बताते हैं। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इफ जीन्स स्टेइंग टुगेदर विद क्रोमोसोम्स, इफ जीन्स स्टेइंग टुगेदर विद क्रोमोसोम, जीन्स जो है क्रोमोसोम्स के साथ अटैच है, वो उसको फ्री नहीं कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंटली सेपरेशन नहीं होगा भाई। लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल हो जाएगा। इफ जीन्स स्टेइंग टुगेदर विद क्रोमोसोम्स एंड पासिस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ऐसे ही वो जनरेशन टू जनरेशन पास करते रहेंगे। इफ जीन्स staying together with chromosome and passes from generation to generation, that you call linkage. Is that clear? जिसे आप क्या कहते हैं? लिंकेज। लिंकेज वाला जो कॉन्सेप्ट है, पहली बार लिंकेज बैटसन एंड पुन्नेट ने ऑब्जर्व किया, लेकिन वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। पहली बार लिंकेज को सक्सेसफुली जो एक्सप्लेन किया, वो एक्सप्लेन किया मॉर्गन ने। तो लिंकेज का जो क्रेडिट जाता है, थ्योरी ऑफ लिंकेज का जो क्रेडिट जाता है, वो मॉर्गन को जाता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन बैटसन एंड पुन्नेट ने की थी, लेकिन वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बट मॉर्गन ने उसको, लिंकेज को बड़े ही आसान तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। तो थ्योरी ऑफ लिंकेज का जो क्रेडिट जाता है वो मॉर्गन को जाता है। एंड दिस टर्म लिंकेज ऑल्सो वॉज गिवन बाय मॉर्गन। फर्स्ट टाइम लिंकेज was observed by, पहली बार लिंकेज को ऑब्जर्व किया किसने ऑब्जर्व किया भाई? फर्स्ट टाइम लिंकेज वाज ऑब्जर्व्ड बाय बैटसन एंड पुन्नेट। तो बैटसन एंड पुन्नेट ने पहली बार लिंकेज को ऑब्जर्व किया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बट डिड नॉट एक्सप्लेन, लिख देता हूं, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। डिड नॉट एक्सप्लेन, तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। So linkage was explained by Morgan. Linkage was explained by Morgan. पहली बार लिंकेज किसने एक्सप्लेन किया? मॉर्गन ने लिंकेज को एक्सप्लेन किया। टीएच मॉर्गन ने जब ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो पहली बार लिंकेज को मॉर्गन ने एक्सप्लेन किया, जो कि बैटसन एंड पुन्नेट नहीं कर पाए थे। उन्होंने बस पहली बार ऑब्जर्व किया, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन एक्सप्लेन किया मॉर्गन ने। किसने एक्सप्लेन किया? मॉर्गन ने। आर यू गेटिंग? एंड दिस टर्म लिंकेज, ये जो टर्म है लिंकेज, दिस टर्म इज ऑल्सो गिवन बाय, ये टर्म भी मॉर्गन ने ही दिया। किसने दिया? दिस टर्म ऑल्सो वॉज गिवन बाय मॉर्गन। टीएच मॉर्गन ने ही लिंकेज नाम का टर्म दिया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये कुछ स्टार्टिंग पॉइंट थे लिंकेज। मैंने बताया ना, इफ जीन अटैच विद, टाइटली अटैच विद क्रोमोसोम, स्टेइंग टुगेदर विद क्रोमोसोम, पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, बट कैन नॉट सेग्रीगेट, बट कैन नॉट असॉर्ट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसे आप लिंकेज कहते हैं। होप यू गॉट इट। अभी मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट बताता हूँ लिंकेज थ्योरी के। दिस लिंकेज थ्योरी वाज गिवन बाय मॉर्गन। सो नाउ सी लिंकेज थ्योरी और थ्योरी ऑफ लिंकेज। थ्योरी ऑफ लिंकेज, थ्योरी ऑफ लिंकेज में पहला पॉइंट, जीन्स टाइटली अटैच विद क्रोमोसोम। ये एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम्स में दो पर्टिकुलर जीन है, ये दोनों टाइटली अटैच कर रहे हैं। जहां भी जाएंगे एक साथ जाएंगे, क्रोमोसोम के साथ जाएंगे, क्रोमोसोम्स को फ्री नहीं कर पाएंगे। तो लिंकेज का मतलब क्या है? जीन्स टाइटली अटैच विद क्रोमोसोम, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जीन्स आर अरेंज इन लीनियर फॉर्म, लीनियर फॉर्म, एक के बाद एक, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरीके से लीनियर फॉर्म में अरेंज है जीन्स। तो ये भी लिंकेज थ्योरी का एक पॉइंट है। जीन्स आर अरेंज्ड इन लीनियर फॉर्म,
जीन्स जो है लीनियर फॉर्म्स में अरेंज है। इफ जीन्स आर अरेंज इन लीनियर फॉर्म, राइट, इज दैट क्लियर? दिस इज आल्सो द पॉइंट ऑफ थ्योरी ऑफ लिंकेज। तीसरा पॉइंट, These genes can be separate due to crossing over। ये भी एक पॉइंट है कि ये जीन्स सेपरेट कर सकते हैं लेकिन क्रॉसिंग ओवर की वजह से सेपरेट करेंगे। इज दैट क्लियर? समझ आया? और क्रॉसिंग ओवर के लिए भी कंडीशन अप्लाई होती है। कंडीशन अप्लाई ये होती है कि जीन के बीच का डिस्टेंस कितना है। अगर जीन के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, लेकिन अगर जीन के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है तो क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल नहीं है। तो तीसरा पॉइंट ऑफ लिंकेज थ्योरी, क्रॉसिंग ओवर can separate the genes। क्रॉसिंग ओवर मैकेनिज्म से जीन सेपरेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? क्रोमोसोम्स को फ्री कर सकते हैं क्रॉसिंग ओवर से, बट इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। इज दैट क्लियर? तो यहां पे चौथा पॉइंट, इसलिए जो क्रॉसिंग ओवर है, क्रॉसिंग ओवर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। तो क्रॉसिंग ओवर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन जीन्स के। जितना ज्यादा डिस्टेंस उतने ज्यादा क्रॉसिंग ओवर के चांसेस, जितना कम डिस्टेंस उतने कम क्रॉसिंग ओवर के चांसेस। तो क्रॉसिंग ओवर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। सपोज दैट, ये बता देता हूं मैं आपको, सी सपोज दैट ये हमारे पास क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम्स में एक जीन ये है, दूसरा जीन ये है। तो ये जीन दूसरे क्रोमोसोम के साथ आसानी से शेयर हो जाएंगे, ये जीन दूसरे क्रोमोसोम के साथ आसानी से निकल जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर में ये दोनों जीन्स निकल जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस उतने क्रॉसिंग ओवर के चांसेस, उतना रिकॉम्बिनेशन का चांसेस। क्रॉसिंग ओवर मतलब रिकॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं आप इसको। यू कैन गिव अनदर टर्म। रिकॉम्बिनेशन आप पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। It means sharing of genetic material, exchange of genetic material between the chromosomes. Is that clear? तो डिस्टेंस जितना ज्यादा उतना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर है। तो क्रॉसिंग ओवर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अरे मैंने गलत बता दिया यहाँ पे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना भाई, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर बाय मिस्टेक। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। बाय मिस्टेक आई टोल्ड यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर, जितना कम डिस्टेंस उतना कम क्रॉसिंग ओवर। इट मींस क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। अगला पॉइंट, जितना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस होंगे उतने ही कम लिंकेज के चांसेस होंगे। क्रॉसिंग ओवर ज्यादा, लिंकेज कम। इज दैट क्लियर? तो लिंकेज की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है क्रॉसिंग ओवर पे। तो क्रॉसिंग ओवर यानी कि जीन बिटवीन डिस्टेंस क्रॉसिंग ओवर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लिंकेज भी जीन बिटवीन डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, अगला पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। देखो जीन्स के बीच में जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा लिंकेज, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जीन्स के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर, उतना कम लिंकेज। जीन्स के बीच में जितना कम डिस्टेंस उतना कम क्रॉसिंग ओवर, उतना ज्यादा लिंकेज। जीन्स के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर, उतना ही कम लिंकेज। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? तो लिंकेज स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द जीन बिटवीन डिस्टेंस, क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीन बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि थ्योरी ऑफ लिंकेज, दिस थ्योरी ऑफ लिंकेज वाज गिवन बाय मॉर्गन। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो थ्योरी ऑफ लिंकेज इज वेरी इजी। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ व्हाट। अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर। अनदर पॉइंट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर, लिसन केयरफुली। मेजर फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द क्रॉसिंग ओवर। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर। भाई टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा, और क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा तो लिंकेज कम होगा। ठीक। दूसरा फैक्टर, एक्सरे एमिशन को बढ़ाया, रेडिएशन की वजह से क्रॉसिंग ओवर बढ़ता है।
क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा तो लिंकेज की स्ट्रेंथ कम होगी, जितना क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा उतना लिंकेज की स्ट्रेंथ कम होगी। थर्ड पॉइंट, किसी पर्सन की अगर एज बढ़ती है तो क्रॉसिंग ओवर डिक्रीज हो जाता है, यानी क्रॉसिंग ओवर डिक्रीज होगा, लिंकेज के ज्यादा चांसेस होंगे इन ओल्ड एज पर्सन। सेक्स, दिस इज एप्लीकेबल फॉर द ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, राइट। अगर सेक्स जो है वो मेल है तो क्रॉसिंग ओवर घटेगा, मेल में लिंकेज ज्यादा देखी जाती है एज कंपेयर टू फीमेल इन ड्रोसोफिला। तो सेक्स इफ मेल तो क्रॉसिंग ओवर विल डिक्लाइन, इज दैट क्लियर, लिंकेज ज्यादा होगी। तो टेम्परेचर, एक्सरे, एज, सेक्स, ये फैक्टर्स हैं जो कि क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करते हैं, इज दैट क्लियर। इसके बाद क्रोमोसोम्स में मैंने बता दिया आपको कि क्रोमोसोम्स में जीन्स लीनियर फॉर्म में लाई करते हैं, इज दैट क्लियर। लेकिन इन जीन्स का अरेंजमेंट किस तरह से होता है, लिंकेज में जीन्स किस तरीके से अरेंज होते हैं, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ जीन्स किस तरीके से देखा जाता है इन केस ऑफ क्रोमोसोम्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ जीन्स इन केस ऑफ क्रोमोसोम्स, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो थ्योरी ऑफ लिंकेज, होप यू गॉट इट। Listen carefully. Arrangement of genes on chromosomes. Arrangement of genes on chromosomes. Chromosomes पे genes का कैसे arrangement होता है? There are two types of arrangement of genes on chromosome. Number one, cis arrangement. Number two, trans arrangement. One is cis arrangement and number two, trans arrangement. अगर एक क्रोमोसोम है, सपोज दैट दिस इज ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम, ये एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, सपोज दैट, दोनों में ट्रांस अरेंजमेंट और सिस अरेंजमेंट में डिफरेंस बता देता हूं। अगर एक क्रोमोसोम्स पे दोनों डोमिनेंट एलील लाई कर रहे हैं, लाइक ए बी, ये क्रोमोसोम्स पे दोनों डोमिनेंट एलील लाई कर रहे हैं, या फिर एक क्रोमोसोम्स पे दोनों रिसेसिव जीन लाई कर रहे हैं, ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी, यानी कि डोमिनेंट एक क्रोमोसोम्स पे है, रिसेसिव किसी दूसरे क्रोमोसोम्स पे। तो डोमिनेंट एक क्रोमोसोम पे लाई कर रहे हैं, रिसेसिव अलग क्रोमोसोम पे लाई कर रहे हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस अरेंजमेंट, यानी कि डोमिनेंट एलील, अरेंजमेंट ऑफ डोमिनेंट एलील ऑन वन क्रोमोसोम एंड अरेंजमेंट ऑफ रिसेसिव एलील का अरेंजमेंट ऑन अनदर क्रोमोसोम। तो अगर एक क्रोमोसोम पे सारे डोमिनेंट एलील कर रहे हैं, यानी कि सारे डोमिनेंट एलील प्योर करेक्ट, यानी कि क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है। सिस अरेंजमेंट क्यों डेवलप होता है ये अरेंजमेंट? क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम है। क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम होंगे तो एक क्रोमोसोम्स पे दोनों डोमिनेंट एलील होंगे, या एक क्रोमोसोम्स पे दोनों रिसेसिव एलील होंगे। तो ये आपका क्या है, रिसेसिव एलील ऑन अनदर क्रोमोसोम्स, डोमिनेंट एलील ऑन वन क्रोमोसोम। तो यहाँ पे लेस क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर ना के बराबर होता है या लेस क्रॉसिंग ओवर होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आया? वही ट्रांस अरेंजमेंट में एक क्रोमोसोम्स पे एक डोमिनेंट और दूसरा एलील, दूसरे क्रोमोसोम्स पे एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव, यहाँ पे एक रिसेसिव और दूसरा डोमिनेंट। देखिए इसको आप ट्रांस अरेंजमेंट कहेंगे, ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से ट्रांस अरेंजमेंट डेवलप होता है। इज दैट क्लियर? अगर एक क्रोमोसोम्स पे एक डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों एक साथ लाई करते हैं, इज दैट क्लियर, तो उसे आप क्या कहेंगे, ट्रांस अरेंजमेंट, एंड दैट इज ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर ऑन वन क्रोमोसोम लाई बोथ एलील्स। अगर एक ही क्रोमोसोम पे दोनों एलील्स लाई कर रहे हैं, एलील ए बी और एलील बी बी, दैट यू कॉल ट्रांस अरेंजमेंट, एंड दैट इज पॉसिबल ड्यू टू, ये किस वजह से पॉसिबल है, ये पॉसिबल है ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से पॉसिबल है। इज दैट क्लियर? तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से एक क्रोमोसोम्स में एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव कैरेक्टर आ जाता है, एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव एलील आ जाता है। और क्रॉसिंग ओवर ना होने की वजह से एक क्रोमोसोम में या तो डोमिनेंट ही एलील रहेंगे या फिर रिसेसिव ही एलील रहेंगे। तो जहाँ पे डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील ही है उसे सिस अरेंजमेंट बोलते हैं, और जहाँ पे क्रोमोसोम्स में दोनों ही एलील है, डोमिनेंट भी है और रिसेसिव भी है, उसको आप ट्रांस अरेंजमेंट बोलते हैं। तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम। इसके बाद टाइप ऑफ लिंकेज, लिंकेज समझ आ गया आपको, जीन्स स्टेइंग टुगेदर विद क्रोमोसोम एंड पासेस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, क्रोमोसोम के साथ टाइटली अटैच होते हैं और जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं, वो आपका लिंकेज हो गया। अब टाइप ऑफ लिंकेज भी आपको पता होना चाहिए, राइट? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट टाइप ऑफ लिंकेज। सी, so listen carefully, type of linkage, types of linkage, linkage कितने टाइप्स के हैं, you must understand about this. Linkage mainly of two types. Number one is complete linkage and number two is incomplete linkage.
कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या रहता है? कंप्लीट लिंकेज में लिंकेज कंप्लीट है, यानी कि यहाँ पे नए कॉम्बिनेशन बनने के कोई चांसेस नहीं है, पेरेंटल कैरेक्टर एज इट इज रहेंगे, क्योंकि लिंकेज है ना, लिंकेज होगा तो कोई नया कैरेक्टर ऐड नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाएगा, क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से नया कैरेक्टर ऐड होता है। लेकिन अगर वो कंप्लीट लिंकेज है तो पेरेंटल कैरेक्टर ही रहेंगे, क्योंकि कोई नया कॉम्बिनेशन डेवलप नहीं होगा। तो इन केस ऑफ कंप्लीट लिंकेज पेरेंटल कॉम्बिनेशन रिमेन, सिर्फ पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही रहता है। इन इनकम्प्लीट लिंकेज न्यू कॉम्बिनेशन विद पेरेंटल कॉम्बिनेशन, तो नया कॉम्बिनेशन बन जाता है पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ, उसे इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं। इज दैट क्लियर? क्योंकि वहां पे क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस कर गया है। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही रह रहे हैं, यानी कि कोई नया कॉम्बिनेशन ऐड नहीं हो रहा है। इट मींस इन कंप्लीट लिंकेज नो क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस। अगर क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस हो जाएगा तो नए कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, अगर क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस नहीं होगा तो क्या होगा? क्रॉसिंग नए कॉम्बिनेशन नहीं आएंगे। इज दैट क्लियर? तो नए कॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो कंप्लीट लिंकेज में पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, न्यू कॉम्बिनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्रॉसिंग ओवर नहीं है। लेकिन इनकम्प्लीट लिंकेज में पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ न्यू कॉम्बिनेशन भी है, इसलिए वहां पे क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस करता है, इसमें नो क्रॉसिंग ओवर, इसमें क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस करता है इनकम्प्लीट लिंकेज। तो लिंकेज दो टाइप के, कंप्लीट में जहाँ पे सिर्फ पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, इनकम्प्लीट में जहाँ पे पेरेंटल और न्यू कॉम्बिनेशन दोनों है। और न्यू कॉम्बिनेशन किसी वजह से डेवलप होता है? क्रॉसिंग ओवर की वजह से डेवलप होता है। यानी कंप्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो इसी के साथ दिस इज अबाउट लिंकेज एंड टाइप ऑफ लिंकेज एंड अरेंजमेंट ऑफ जीन्स। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है, आई विल डिस्कस अबाउट द डाइहाइब्रिड क्रॉस ऑन लिंकेज दैट वाज परफॉर्म्ड बाय टी.एच. मॉर्गन व्हिच इज आल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। तो टी.एच. मॉर्गन ने एक डाइहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे, राइट, एंड दैट इज समवॉट रिलेटेड टू लिंकेज। इज दैट क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगला जो टॉपिक है हमारा वो डाइहाइब्रिड क्रॉस ऑफ टी.एच. मॉर्गन, तो उसको आई विल डिस्कस बाय माय नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।